बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई सदारती उम्मीदवार होंगे और वो मुकाबला करेंगे आसिफ अली जरदारी का। वही अचकजई साहब जिनके लिए 2014 के धरने में बानी तहरीक इंसाफ कुछ इस तरह से इशारा कर करके उनकी सादगी पे तानेबाजी करके लोगों को महसूस करते रहे। बहरहाल सियासत है और सियासत बड़ी बेरहम होती है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं माजिद निजामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। लगारी साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ऐसा महसूस हुआ कल महमूद अचकजई की तकरीर से जो है वो हम इख्तलाफ नहीं करेंगे कोई कि उसमें ये उन्होंने ठीक कहा नहीं कहा, ये एक अलग मौजू है, अलग बहस इसके ऊपर हो सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से उनको नामजद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं, तो मुझे ये लगा कि कोई सीवी पेश कर रहे थे अचकजई साहब उस तकरीर के नतीजे में। ठीक है, माजी में भी वैसी तकरीरें करते रहे, लेकिन किसी डील का नतीजा थी ये तकरीर या ऑर्गेनिक आपको फील हुई? एक तो ये है कि जब वो तकरीर कर रहे थे तो हमने उनके इस लबो लहजे को पहले भी देखा हुआ था, लेकिन हमारे ये उस वक्त तक वहमो गुमान में नहीं था कि वो अपनी सीवी लिए हुए वो साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई को अपनी सीवी पेश कर रहे हैं, ये हमें अंदाजा नहीं था। इसलिए कि उनका इस तरह का तर्ज अमल हम मादी में देख चुके हैं। हमें बाद बहुत मौके पर ऐसे आए हैं कि जब हमने देखा कि यार ये तो कमाल आदमी है, इस पर तो फ़ख्र करना चाहिए और हमें फ़ख्र महसूस होता है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जब बाद में उनका अमल देखा तो मालूम हुआ वो तो बिल्कुल एक और जगह पर खड़े हुए, एक और पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। तो उनके कभी गुफ्तार के गाजी होते हैं, कभी किरदार के गाजी होते हैं। एक ही बार में एक ही दफ़ा ऐसा कम हुआ है कि हमें उन्हें गुफ्तार का गाजी भी देखें और किरदार का गाजी भी देखें, ऐसा कम हुआ है। जहाँ पर वो खड़े होते हैं वहाँ पर दरअसल खड़े नहीं होते हैं, और जहाँ नहीं खड़े होते हैं वहाँ पर असल में वो खड़े होते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो सीवी टाइप की कोई चीज़ आपको लगी? जरा निजामी साहब से ही पूछते। निजामी साहब, 2002 से तो मैं खुद भी देखते आ रहा हूँ अचकजई साहब को, तकरीरें उनकी कमोबेश ऐसी ही होती हैं। हर मामले के अंदर वो इसी तरीके से एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल के साथ सामने आते हैं। लेकिन सीवी पेश करने की सूरत हाल जो मुझे महसूस हुई, लगारी साहब ने उसकी तस्दीक की या तायीद की, आपको कैसा लगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इस राय से इख्तलाफ करूंगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर बतौर सदर पाकिस्तान उनके जीतने के कोई चांसेस होते तो फिर हम ये तवक्को कर सकते थे या हम ये एक मफरूजा बना सकते थे कि उन्होंने इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को अपनी सीवी पेश की। लेकिन चूंकि हम सब के सामने है कि तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से मुश्किलात का शिकार है, इस वक्त भी उनके लिए कोई साजगार हालात नहीं हैं। तो इसलिए इन हालात में किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े होना जो पहले ही कानूनी और सियासी मुश्किल का सामना कर रहा है, ऑलरेडी वो जेल के अंदर बंद है, तो मुझे नहीं लगता। और तीसरा ये कि इस ओहदे पर जीतने की उम्मीद भी नहीं है। तो इसको इस तनाजुर में अगर हम देखें, इन 3 पॉइंट्स को सामने रखें, तो ये मुझे सीवी वाला मामला नहीं लगता। बल्कि अगर हम एक चौथा नुक्ता भी देखें कि अगर मुशाहिद हुसैन सैयद इस तरह की तकरीर करें या कोई इस कैलिबर का आदमी के जिसने अपनी सारी जिंदगी रियासत के असूलों के मुताबिक गुजारी हो, वो इस तरह की कोई तकरीर करे, तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया। लेकिन इस मामले के अंदर तो पहले दिन से वो सियासत में फौज की मुदाखलत के खिलाफ हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। उनका खानदान पाकिस्तान बनने के बाद से इसी तरह की सियासत करता रहा है। तो मैं नहीं समझता। हाँ, ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ ने ये एक अच्छा मौका जाना हो कि इस तरह उनकी जो पीआर है या उनकी जो सियासी हिकमत अमली है उसको एक मजबूती मिलेगी और उनके ऊपर से ये इल्जाम भी खत्म हो जाएगा कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और लोगों को साथ लेकर नहीं चलते। तो जब आप इसको इस नुक्ते से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने ऊपर से ये इल्जाम हटाने की कोशिश की है, उसे धोने की कोशिश की है कि हम सोलो फ्लाइट नहीं लेते। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम एक मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ है। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ की आपने बात की लगारी साहब, मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ इस सूरत में भी है कि मौलाना फजलुर रहमान को वो नाज़ेबा अल्फाज से पुकारा करते थे। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, सबको पता है, टीवी के ऊपर नशर होते रहे।
महमूद अचकजई का मैंने इब्तदाइये के अंदर भी एक वीडियो चलाई जो 2014 के धरने की है, जिसमें वो महमूद अचकजई की चादर लेने की जो पूरा एक तरीक़ेकार है उसको तनकीद का निशाना बनाते रहे और कहने लगे कि मुझे तो बड़ा सादा लगता था लेकिन ये भी ढोंग निकला। तो तहरीक इंसाफ अब उन लोगों से रुजू कर रही है। ठीक है कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ वो सफ़बंदी करना चाहती है, लेकिन उसका ये रुजू क्या उसकी पॉलिटिकल अप्रोच दुरुस्त होने की निशानदेही करता है? काश ऐसा होता। हमारी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें इस बात का इदराक हो गया होता कि पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी सिस्टम के तहत चल सकता है। हालिया चीज़ों के ऊपर हम एतराज़ नहीं करते हैं, ना हम उन पर तनकीद कर रहे हैं। हालिया जो जब से असम्बली वजूद में आई है और जब से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ है, जब से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है, हमें कदरे मुख्तलिफ एक PTI नज़र आए। ये हो सकता है कि नाम की बरकत हुई हो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गया है तो उसके तर्ज अमल वो नहीं है कि बेसिक बुनियादी तब्दीली आ गई है, लेकिन इस हद तक आई है कि वो पार्लिमानी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। वरना वो इस बात के कायल ही नहीं थे कि अगर कोई पार्लियामेंट है, अगर कोई पार्लिमानी इदारा है, अगर कोई ऐवान है तो उसके अंदर बैठने का कोई शाइस्तगी के बारे में मैंने क्वेश्चन नहीं करता हूँ। बहरहाल वो उसके अंदर बैठा जाना चाहिए और उसके अंदर बात करनी चाहिए, अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए। इस बात के कायल नहीं थे। 2022 से लेकर जब से इन्होंने जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है तब से एक नई PTI का जन्म हुआ था और वो बिल्कुल ऐसी थी कि जिसका पार्लिमानी इदारों से कोई ताल्लुक नहीं था। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम पार्लिमानी इदारों के और पार्लिमानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था उनका। वो ये समझते थे कि सब फजूल चीज़ें हैं, वो इस पर बिलीव भी नहीं करते थे। वो सबसे बड़ी तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन होने के बावजूद भी उन्होंने अपोजिशन में बैठना गवारा नहीं किया, एक दिन भी नहीं बैठे हैं। और उसके बाद 2 हुकूमतें होते हुए जिस तरह से उन्होंने बैक जुम्बिश कलम तोड़ के रख दिया था अपनी हुकूमतों को, और क्या सोच कर क्या ख्याल करके वो किया था, उस जगह पर अब नहीं खड़े हैं। अब एक और जगह पर है, एक नई पोजीशन ले ली है। उनने बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लिया, वो लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। उनने सूबाई असम्बलियों के इंतखाब में यहाँ पर बाकायदा लाहौर में जब इजलास हुआ है पंजाबी असम्बली का तो उसके प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया, अपना उम्मीदवार भी उन्होंने डाला और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी बना ली और तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद इस पार्लिमानी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल के साथ इसका अगर इंतबाक करें कि वो चले गए हैं महमूद खान अचकजई की लाइन पर और उनकी फॉलोइंग्स में चले गए हैं, तो ये अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। हम अगर ऐसा सोचना शुरू कर दें कि वो या महमूद खान अचकजई भी वो अपने उस बयाने के साथ इसको कबूल कर रहे हैं। PTI को तो बिल्कुल नया मौजज़ा किस्म का कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो हैरत अंगेज़ होगी कि PTI और महमूद खान अचकजई 2 अलग अलग बयानियों के साथ एक साथ इनका इत्तसाल हो रहा है और इनका आपस में मिलाप हो रहा है, तो ये बहुत हैरत अंगेज़ है। लेकिन बहरहाल PTI का जो मौजूदा पार्लिमानी तर्ज है, मुझे उससे इत्मीनान हो रहा है कि वो पार्लियामेंट के साथ चलने के लिए कबूल भी कर रहे हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और महमूद खान अचकजई एक प्रोसेस में आ रहे हैं और उनका नाम पेश कर दिया गया है, या कल की तकरीर से वो अपने वोट बैंक को ये तासुर मैसेज देना चाहते हैं, देखो हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम तो उस बंदे को ला रहे हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर इस्टेब्लिश हो गया है, हमें देखो, हम पर यकीन करो, हम वही हैं, हम असली हैं, हमें हमारे बारे में कोई और गुमान न करना। तो जिस दिन ये सीरियस होंगे उस दिन मामला दूसरा होगा। ये बहरहाल एक दिखावा है जिसको हम देख रहे हैं कि उन्होंने अचकजई साहब को, और जैसे कहा है निज़ामी साहब ने, अगर इन्हें ज़रा सा भी ये यकीन होता कि ये इलेक्शन जीते जा सकते हैं तो वो बिल्कुल इनको पुट ना करते, वो अपना ही उम्मीदवार लाते और वो अपनी ही कोई आरिफ अलवी तलाश कर लेते। ठीक हो गया। निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर कोई और 9 मई होता है तो क्या तहरीक इंसाफ को उस रास्ते से हटा देगा कि जिसकी तरफ वो चल पड़े, और वो रास्ता जिस तरह से लगारी साहब ने भी कहा कि पार्लिमानी रवायात की पासदारी करना, उसके इजलास में शरीक होना, मुकाबला करना, चाहे आपको यकीन हो शिकस्त का, तो कोई ऐसा 9 मई तो नहीं आ जाएगा, या ये ट्रेन जो है वो पटरी से उतर तो नहीं जाएगी? जी, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल इसलिए भी है कि 2 फरीक जो 9 मई में थे जिनके साथ ये वाकया हुआ और जिन्होंने किया, दोनों को इस सबक है और दोनों ये चाहते हैं कि अब इस तरह का वाकया ना हो। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उनकी हिकमत अमली ये लगती है कि उन्होंने एक कदम पीछे हटाया है।
और बैरिस्टर गौहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर और उमर अयूब खान के जरिए वो ऐसी सियासत कर रहे हैं कि जो पार्लिमान की तरफ आती है। इसके साथ साथ उन्होंने शेर अफजल मरवत भी उनके पास हैं जो कि तर्ज के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ पर मुफाहिमाना सियासत का और पार्लिमानी सियासत का गलबा होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता एक साल में उनके साथ 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद पार्टी ने भी ये चीज रियलाइज की है कि उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना। और 9 मई के बाद हुकूमत और रियासत ने भी ये फैसला किया है कि इस तरह का कोई वाकया दोबारा नहीं होने देना। तो इसलिए दोनों अतराफ से जो फरीकैन हैं वो इस तरफ जाते नजर नहीं आते। ठीक हो गया। इसलिए हमें रवायती हल्ला गुल्ला, शोर शराबा पार्लियामेंट के अंदर तो मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलती नजर आ रही है। ठीक हो गया। मैं निजामी साहब, अब लगारी साहब एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से गुज़िश्ता रोज एक फैसला हुआ, बड़ा अनोखा सा महसूस मुझे हुआ। लगारी साहब का तजर्बा और निजामी साहब का तजिया क्या कहता है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। माजिद निजामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं। लगारी साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ैसला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद के हवाले से, ये कितना गैर मामूली है, कितना आप इसको अपने तजर्बे की रोशनी में वेटेज देते हैं? ऐसा पहले कभी आपने देखा कि एक हुकूमत की बात मानी हो, एक इस्टेब्लिशमेंट की बात मानी हो किसी DC ने, और उसको अदालत इस तरीके से रगड़ा लगा दे? एक तो ये है कि मैं कराची में बैठा हूँ, सिंध के दारुल हुकूमत में बैठा हूँ, और हमारे यहाँ पहले कोई एक आध सहाफ़ी गए, हमारे यहाँ से कोई सब्ज़ी फरोश गए, कोई जूता काटने वाला एक बंदा मैंने देखा था जो वहाँ पर इस्लामाबाद में एक जगह पर नज़र आया था। मैंने कोई 1-2 लोग और देखे थे जो वहाँ यहाँ से सिंध में गए थे। कोई एक आध टीचर मैंने देखा था जाकर, एक ज़माने में वो टीचर था जो वहाँ जाकर दिया था। हमने ये नहीं देखा था कि सिंधी यहाँ से जाए और DC बन जाए, और फिर DC के साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी हमने देख लिया है। और मुझे ये बात इस तरह से कहनी नहीं चाहिए, मैं इस तरह की अप्रोच भी नहीं, इसको हिमायत भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि एक सिंध से जाने वाला डिप्टी कमिश्नर बना है, और ऐसे बहुत से वाक़यात हो चुके हैं, एक नहीं सैकड़ों वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जब अदालतों की तरफ से किसी के साथ बेल हुआ या कोई चीज़ हुई है उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। ख़ुद इमरान खान के साथ ऐसा हुआ है और बहुत से बेशुमार लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैसेज ये दिया जाना था जो मैं समझ रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत तकलीफ़ है। निजामी साहब, लगारी साहब कहते हैं तकलीफ दे हमारा है, और जाहिर है कि सिंध के लोग ये सोच भी रहे हैं जो बात लगारी साहब ने की है। मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, गो कि मेरा डोमिसाइल भी यहाँ का ये है, बड़ा कमज़ोर सा है, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करूँगा लगारी साहब से बहरहाल, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अगर कोई भी होता तो इस वक्त अदालत ने उसके साथ ये करना था। आप क्या कहते हैं लगारी साहब? बहुत माजरत सर, आपके साथ जो है वो मेरा इख्तलाफ है। मेरा डोमिसाइल भी सांगड़ का है जो और कमज़ोर है बिल्कुल। तो निजामी साहब आप क्या कहते हैं जी, डोमिसाइल का मसला है कुछ, और गैर मामूली कितना है? देखिए, मैं ये डोमिसाइल के मसले से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। उसकी वजह ये कि वो बतौर सिंधी ऑफिसर वहां पर मौजूद नहीं है, वो बतौर इंतजामी ऑफिसर मौजूद हैं। उनका ताल्लुक गिलगित से भी हो सकता है, उनका ताल्लुक कोयटा से भी हो सकता है। अब लाहौर में नूरुल अमीन मैंगल कई मरतबा DC रहे, कमिश्नर रहे, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या लाहौर की अदालतों से उनको कोई मसला हो और जजेस उनके खिलाफ फैसला दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बलूचिस्तान की महरूमियों में इजाफा हो रहा है। निजामी साहब, मैं कहता हूँ इस पे डिस्कस नहीं करते, इस पे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। ये मैं इस पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुद अपना ताल्लुक उस जगह से है एक जहाँ के डोमिसाइल की बात बार बार होती है। मैं इस पे थोड़ा सा ज़ाती तौर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। लगारी साहब भी शायद यही फील कर रहे हो। इससे थोड़ा सा हम आगे निकल लेते हैं, बजाय इसके कि हम इस बहस में पड़े जाए, क्योंकि तासुब या इस तरीके से एहसास पैदा होना या पैदा करना बहरहाल कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए लगारी साहब ने भी कहा कि बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन गैर मामूली कितना फील हुआ आपको? जी, गैर मामूली इसलिए है कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर ये देखा जा रहा, नोट किया जा रहा था कि सही अफसरान कई मरतबा निगरान हुकूमत के अहकाम से भी बालातर होते जा रहे हैं, कई मरतबा वो अपनी हायरार्की को फॉलो नहीं करते, और ऐसे तासुर मिल रहा था कि रियासत की जानिब से आने वाली हदायत पर वो अमल करते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि अदालत ने इंतजामिया को जो हदायत दी थी उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हो गया, इसके हवाले से पूरी अदालती प्रोसीडिंग्स चली हैं।
और उसके बावजूद इन चीज़ों पर हुकूमतूली की गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे उन अफसरान को ये कहा गया है कि आप ऐसे करते रहें और हम आपको फाइनली बचा लेंगे। तो इसलिए जब आप इस पूरे वाक़े को इस तनाजुर में देखते हैं तो ये इंतज़ामिया और अदलिया का जो बैलेंस है या उनका जो तवाज़ुन है वो इस वाक़े में पहले खराब किया गया, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला आया। अमूमन इंतज़ामिया अदलिया के फैसलों के हवाले से एहतराम करती है, उन पर अमल दरामद करती है। अगर कोई मुश्किल हो तो चैम्बर में या चीफ जस्टिस को मिलकर या हाई कोर्ट्स के जजेस को मिलकर उस मामले को हल कर लिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, में मुसलसल इंतजामिया की तरफ से हरदर्मी दिखाई गई। ठीक हो गया। निजामी साहब एक आखिरी चीज आप फरमाइएगा, फिर मैं लगारी साहब की तरफ जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब लगता ही है कि कल कंफर्टेबल हैं, नंबर्स उन्होंने शो हो गए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में, तो क्या ये जो हुकूमत है इनकी उतनी ही कमजोर होगी जितनी 16 माह की थी, या आप समझते हैं कि इसमें इंतजामी तौर पर शहबाज शरीफ जिस काम के लिए मशहूर है वो स्पीड दिखा सकेंगे लोगों के मामलात मसाइल हल करने में? मुझे लगता है कि ये पीडीएम की गुज़िश्ता हुकूमत से जरा बेहतर हुकूमत इसलिए है कि उस हुकूमत के अंदर एक एमएनए वाले, 2 एमएनए वाली जमातों को भी एडजस्ट किया गया, 4 एमएनए वाली जमातों के मुतालबात भी माने गए। इस मर्तबा मुस्लिम लीग नून को ये मसला दरपेश नहीं है। उनके पास अच्छे नंबर्स हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया है, उनके नंबर्स भी ठीक हैं। इसलिए वो जो मुकामी जमातें या छोटी मजहबी जमातों के जो कम नंबर्स थे, उस चीज़ का अब इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत की निस्बत बेहतर सूरत हाल में इसलिए हैं कि एक तो उनके नंबर्स ठीक हैं, दूसरा ये कि उनके पास वक्त भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले तो पीडीएम के जो 16 माह थे वो एक ट्रांजिशन लग रही थी। ठीक हो गया। अब उन्हें ये भी इत्मीनान होगा कि हमारे पास वक्त भी मौजूद है। ठीक हो गया। लगारी साहब, महसूस ही होता है कि इन दोनों जमातों के लिए, कम से कम नून लीग के लिए तो ये आखिरी जो है वो मार्का है। अगर इसमें फतह हो गए तो आइंदा भी चलते रहेंगे, वरना फारिग हो जाएंगे। तो इस मार्के में कुछ आप अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्का कर सकते हैं? अच्छा, और ऑप्शन अगर कोई होता तो हम और भी सोचते। इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, डू और डाई है, या आगे इनने खाई में गिरना है या पीछे एक बहुत बड़ा इनके सामने गार है। जो भी सूरत हाल है इसमें से अपना रास्ता निकालना है, और इन दोनों ने ही पार्टियों ने निकालना है, और दोनों पार्टियों के सामने ज़िंदगी और मौत का मसला हो सकता है कि उन्हें डिलीवर करना है। एक तो आपने देखा है कि मेरा ख्याल नहीं है कि कोई 85 रुकनी काबीना बनेगी और जिसमें हर तक कोशिश की जाएगी कि हर हल्के से नहीं तो हर ज़िले से 1-2 वज़ीर आ जाए, ताकि वो अपने अपने ज़िले में जाए, झंडे लहराएं और लोगों को अपना रोब दाब में रखें और कहें कि जनाब हम साहिब इक़्तिदार हैं। तो वो सूरत हाल नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि काबीना मुख्तलिफ होगी, मुख्तसर होगी, और वो उस तरह होगी, और इनको वो कोशिश करनी होगी, और मेरे ख्याल में कर भी रहे होंगे कि जो मुताल्लिका लोग हैं जो वजारतों की तरफ जाएं, उनका मुताल्लिका शोबा भी वही होना चाहिए। टेक्नोक्रेट जैसी हुकूमत हो, टेक्नोक्रेट ना हो, बेशक ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन इनको वैसी ही अपनी कारकर्दगी भी दिखानी होगी और अपना शोबा भी ऐसा ही मुंतखब करना होगा वज़रा के लिए कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। मेरा ख्याल ये है कि जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं जनाब शहबाज शरीफ की, जो पहले नहीं दिखा पाए थे और बावजूद नहीं दिखा पाए थे, अब के बाद वो अपनी इंतज़ामी सलाहियतें भी दिखाएंगे। और इस दफ़ा डिलीवर करने के लिए मेरा अपना ख्याल ये है कि एक अरसे तक, खासे अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वजारतों के बगैर गुजारा करेगी, और उनके लोग वजारतों में जाकर अपना वो नहीं करेंगे कि झंडे लहराएं और लोगों पर अपना रोब दाब डालें, वो भी सूरत हाल नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि इनके पास डिलीवर करने और लोगों को कुछ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर वो ऑप्शन कोई दूसरा हो सकता है तो वो उनके खात्मे की सूरत में हो सकता है कि वो सियासी अमल से बाहर हो जाएं। तो मेरे ख्याल में दोनों पार्टियां सियासी अमल से बाहर होना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सर आपके वक्त का, माजिद निज़ामी साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। IMF को ख़त लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। रऊफ़ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक तशरीह की। उस तशरीह के ऊपर कुछ जायज़ा ले लें कि ये कुछ सियासी मामला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो ज़ाहिर है कि सियासी नहीं बल्कि मईशत के हवाले से गुफ्तगू हमारे साथ करते हैं। खाकान नजीब साहब हैं। सर आपका शुक्रिया। सर ज़रा वीडियो पहले देख लें, उन्होंने कहा क्या था, कल हमारे ही प्रोग्राम में थे, तो फिर मैं ज़रा उसके ऊपर क्वेश्चन जनरेट कर लेता हूँ। जी चलाइएगा। जी, हमारे कॉन्टेंट्स है लेटर की, अगर वो पढ़ लें तो शायद आप ये सवाल ना करते। ये बात आगाज़ में ही वाज़ेह करता चलूँ कि
पीटीआई रियासत पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती जो मुल्क की फौरी और तवील मुद्दती माशी बहबूद को फरोग देती है। हमने कहा क्या है उस लेटर में, जो IMF का चार्टर है उसके 2 पैराग्राफ हमने कोट किए हैं, और ये पैराग्राफ उनका जो चार्टर है, ऑपरेशनल चार्टर, वो ये कहता है अमला, IMF का अमला ये भी निशानदेही कर सकता है कि बदगुमानी की वसी अफवाहों के माहौल में जहां अफवाहों पर हकीकतन एतबार भी किया जा सकता हो, ऐसे खदशात को दूर करने के लिए एक आजादाना ऑडिट का अमल जरूरी हो सकता है। सर, बदगुमानी ऑडिट का अमल ये फाइनेंशियल ऑडिट होगा या जाके वही चेक करेंगे कि इलेक्शन में फॉर्म 45 फॉर्म 47 किसके पास है किसके पास नहीं है? इस शिक की जिसका इन्होंने हवाला दिया रऊफ हसन साहब ने, इसकी कुछ तशरीह अगर आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बात यह है कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF का अगर सहारा ना हो, अगर करंट SBA जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहते हैं वो ना हो तो फिर क्या होता। पहले इसको समझ लें, फिर हम इस लेटर पे भी आ जाते हैं। अगर आप जून में चले जाएं, पाकिस्तान के रिजर्व $3 अरब से नीचे चले गए थे, और डिफॉल्ट की जो बात थी वो एक आम फहम गुफ्तगू में हर वक्त शामिल हो गई थी। पाकिस्तान का रुपया जो है उसकी कीमत गिर रही थी। पाकिस्तान की बॉन्ड जिसकी अप्रैल 24 में हमने $1 अरब की पेमेंट करनी है, वो अगर उसकी $1 कीमत थी तो वो 50 सेंट पे भी कोई लेने को तैयार नहीं था। मूडीज और फिच ने आपकी रेटिंग CAAA3 कर दी थी, मतलब नियर जंक आपकी रेटिंग चली गई थी। कोई दोस्त आपका $1 देने को तैयार नहीं था। रोल ओवर्स में मुश्किलात आ रही थी, यहाँ पे खड़े हुए थे। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहता था कि IMF का 9th रिव्यू भी ना होता। चलें, उस वक्त कुछ ऐसे हालात बने, 9th रिव्यू नहीं हुआ, उसके बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है, तो फिर क्या होता है? अब आप $8 अरब के करीब खड़े हैं, आपकी इन्फ्लेशन 38 की बजाय 23 पे आ गई है, पाकिस्तान की एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी दिखाई दे रही है, रुपया 279 पे ट्रेड कर रहा है, रिजर्व्स के बिल्डअप के अलावा आपका फिस्कल का खसारा कुछ संभला है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल काम नहीं हो सकते। आपने चूंकि प्राइसिंग पास थ्रूज किए हैं तो कुछ आपकी लिक्विडिटी जो है वो बेहतर हुई है। आपने ये भी देखा होगा कि गैस पे बहुत ज्यादा दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत ज्यादा मुजाहरे नहीं हुए, क्योंकि कुछ प्राइसिंग बेहतर हुई है, तो लिक्विडिटी की वजह से गैस सप्लाई भी थोड़ी सी नॉर्मलाइज्ड रही है। ये तो हकीकत है ना। ये भी हकीकत है कि इन्फ्लेशन अभी संभल नहीं रही, ये भी हकीकत है कि टैक्स कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम है, ये भी हकीकत है कि हमारे फंडामेंटल मसाइल वहां पे खड़े हुए हैं। अब अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो स्टैंड बाय का सेकंड रिव्यू जो है वो हर सूरत में कंप्लीट करना है। इट इज $1.1 बिलियन। अप्रैल में $1 बिलियन की पेमेंट खड़ी है, उसके अलावा $4-5 अरब और अरेंज करने हैं। बिल्कुल, ये मेरी मतलब कंसर्टेड ओपिनियन एंड आई हैव डेल्ट विद द IMF इन पाकिस्तान अब्रॉड। आई एडवाइस कंट्रीज, पाकिस्तान नहीं ये अफोर्ड कर सकता, सो इस तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए। IMF से इस वक्त आपको अपना, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सर को नीचा करके अपना ये रिव्यू करवा लेना चाहिए, और फिर स्टैंड बाय के बाद एक नए प्रोग्राम के इजरा के लिए अपनी एक टीम पुट टुगेदर करनी चाहिए जो एक अच्छा प्रोग्राम उससे निगोशिएट कर सकें। इनके जो एतराजात हैं उस पर अगर मैं गुफ्तगू करूं, आई लेट द IMF कम बैक टू अस, पर ये IMF का मैंडेट नहीं है कि वो कंट्री में जाकर ये देखे कि क्या ये इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। उन्होंने भी इसीलिए लेटर में कहा है कि IMF फैफन को कहे कि वो जाकर ये काम करें, जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, वो ये काम करते हैं। ये बात साथ साथ चलती रहेगी कि फॉर्म 47-45 की जो सारी बहस है, और इस बहस में शायद सदाकत भी हो सकती है जो वो कह रहे हैं, बट ये काम तो हमने खुद करना है, ये काम तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने करना है, ये काम तो उन हलकों ने करना है जिन्होंने इलेक्शन का पूरा काम करवाया। हमारे जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना है, हमारे कोर्ट्स में ये चैलेंज होगा, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं इस पे अपनी राय दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि IMF प्रोसीड करना चाहिए। ये भी लेटर में बड़ी केयरफुली कहा गया है कि हम किसी तौर पे भी ये नहीं चाहते कि IMF का जो साथ पाकिस्तान की एंगेजमेंट है वो टूटे। सो आई विल टेक इट लाइक दैट एंड आई होप कि हम मूव कर सकें IMF पे आके। तो कोई फर्क पड़ता है खाकान साहब, इस तरह की किसी लेटर का IMF उसके ऊपर कुछ हिलजुल करता है, या बस ये ठीक है आ गया लेटर जी, पढ़ लिया हमने, अच्छी बात है जी? So IMF डील करता है very clearly with the government in power, with the sovereign, जिसे वो लफ्ज भी ये यूज करते हैं, sovereign। इस वक्त sovereign पाकिस्तान जो है एक स्टेट, उसके साथ जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट होती है, कोलिशन, नॉन कोलिशन, उससे IMF ने डील करना है। हमारी जरूरत IMF ज्यादा है, IMF को पैसे हमें देना उनकी जरूरत नहीं है। सो इसको इस तरह समझे।
पर अगर मैं ये कह दूं कि लेटर का बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है, ये भी बात शायद दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि लेटर का इतना तो इम्पैक्ट है कि आईएमएफ ये जरूर पूछेगा कि आप इलेक्शन से कैसे डील करेंगे। सो वी नीड टू गिव देम सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क कि हम इसका ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे, या इलेक्शन कमीशन मजाज है, मे बी दे वुड लाइक टू गो एंड सी द इलेक्शन कमीशन फोक्स। लेकिन खाकान साहब, कता कलामी की मदद, उनका पर्पस ये होगा कि सर्टेनिटी को चेक कर सकें कि मुल्क के अंदर यकीनी गैर यकीनी की सूरत हाल कितनी होगी कि मईशत चल सके। उसका ताल्लुक सियासी मामलात से शायद ना हो, ऐसे ही दुरुस्त। पर यह भी याद रखिए कि पीटीआई जब गवर्नमेंट में आई थी और मैं चूंकि गवर्नमेंट में था, तो तब भी मेरी एडवाइस यही थी उनको कि यू शुड गो इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम, बिकॉज उस वक्त भी 16 से जो 18 का टाइम पीरियड था वो पॉलिटिकली बड़ा अनसर्टन हो गया था। फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज खड़ा हो गया था, तो हमने मुल्क को 5-6 महीने के डिले से फिर हम आईएमएफ में ले गए थे। सो पीटीआई देमसेल्व्स वर इन अ प्रोग्राम, और बहुत अच्छा किया उन्होंने कि उस वक्त प्रोग्राम में हम गए और फिर एक सर्टन स्टेबिलिटी सी आ गई थी। सो पीटीआई भी ये बात समझती है, हर खास आम इस वक्त की बात समझ गया है। मेरा ख्याल है इसमें क्लैरिटी है। हम जो गुफ्तगू हमें इससे भी गहरी करनी है ना, वो ये है कि ये सर्टेनिटी आईएमएफ प्रोग्राम की कैसे होगी। ये सिर्फ इस तरह नहीं होगी कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप आ जाए। देयर इज समथिंग much more important. Going to the IMF is a certainty. To try and go to the IMF is a certainty rather. But वो IMF के प्रोग्राम के खतो खाल क्या हैं, आपने क्या करना है, आपके आइडियाज क्या हैं उस प्रोग्राम के बारे में, आप एनर्जी सेक्टर में क्या करना चाहते हैं, आप बिजली के निर्खों से बढ़ के उनको क्या प्रोग्राम देना चाहते हैं। आप अगर नहीं देंगे कोई टैक्स की नई चीजें, तो जो टैक्स इस वक्त सैलरी पे लगा हुआ है, उन्होंने जो टीए आपके साथ टेक्निकल असिस्टेंस की है, वो आपको कहेंगे इसी को बढ़ा दें। इसीलिए ये आज मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान को ये एडवाइस कर रहा हूं हर सतह पे, खुदारा अपना प्रोग्राम लिखिए। आज मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं कि आज एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आईएमएफ का जो टीए, जो उनका मिशन आया था ऑन दी पाकिस्तान टैक्सेशन, वो ये कह रहे हैं कि आप अब जो इनकम टैक्स का इजरा है उसकी को आगे बढ़ाइए। मैं ये कह रहा हूं कि रियल एस्टेट के टैक्स को, रिटेल के टैक्स को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के टैक्स को, जो टैक्स गैप्स हैं हर सेक्टर में, सर्विस में, इंडस्ट्री में, जीएसटी में, उनको आगे बढ़ाइए। अब ये फैसला तो आपने करना है ना कि डू यू हैव अ प्रोग्राम और नॉट। लेकिन खाकान साहब, क्या पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, इससे पहले हम वादे कुछ करके आते हैं, यहाँ आके कुछ और करते हैं, फिर उस प्रोग्राम के दौरान वायलेशन भी करते हैं, ये हो चुका है ना। तो क्या आईएमएफ हमारे दिए हुए किसी पेपर को अहमियत देगा कि आप जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि मैं इस तरीके से टैक्स लगाऊंगा, इस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करूंगा, इन सेक्टर्स को जो है वो छूट की सेक्टर्स की छूट खत्म करूंगा, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम अपना एक डॉक्यूमेंट पेश कर दें। जी खाकान साहब, आपने बहुत अच्छी बात सामने रख दी है। देखें 21वां प्रोग्राम हम फेल किए हुए आ रहे हैं। एक प्रोग्राम कंप्लीट किया, 23वें स्टैंड बाय अरेंजमेंट में है। 13-16 के अलावा कोई प्रोग्राम अगर कोई मुल्क नहीं कंप्लीट कर पाया तो उसको इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए ना कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे। फैक्टर्स मैं आपके सामने इसलिए रख सकता हूं क्योंकि 13-16 का प्रोग्राम मैं एंकर कर रहा था उस टीम के साथ। हम अपना बहुत होमवर्क करके जाते थे। जब आप होमवर्क करके जाते हैं, इस वक्त उस होमवर्क की जरूरत उससे भी बढ़ गई है। उस वक्त तो एक गवर्नमेंट थी जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी, सो सब डिसीजंस वहीं पे हो रहे थे। अब आपने अगर कहना है कि मेरी एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं 2240 अरब की, मेरे दोस्त ये आईएमएफ नहीं कह रहा, ये हम इकोनॉमिक सर्वे में लिख रहे हैं, तो अब उनको मैं उड़ाना चाहता हूं। आप उसका जो प्लान है ना, वो अपने सारे कोलिशन पार्टनर्स तक से एटलीस्ट अप्रूव करवा लें। ये कंसेशंस, ये टैक्सेशन जो हमने मराद दी हुई है, ये उड़ने वाली हैं अगले साल, और आईएमएफ को कीजिए और कहिए कि हम अपनी वेज पे टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, हम अब जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं और जो कंसेशंस हैं वो उड़ाने जा रहे हैं, और मेरी सारी जो गवर्नमेंट है वो मेरे साथ है। बेहतर तो ये होगा कि आप इस वक्त की लीडरशिप को, SIFC को, आप एस्टैब्लिशमेंट को, और बहुत जरूरी है कि आप इवन जो इस वक्त 92 अरकान बैठे हुए हैं उनको भी एतमाद में लीजिए। इस वक्त कंसेंसस बिल्डिंग ऑन एन IMF प्रोग्राम इसलिए जरूरी हो गया है बिकॉज आपको मैंडेट जो है गवर्नमेंट को और बाकी ऑपोजिशन को एक स्प्लिट आया है, और लोगों ने कहा है कि आप सब मिलकर काम करें। इसी तरह आप कहते हैं कि हमने टैक्स एग्जेम्पशंस के बाद टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना है, तो आप बताइए ना कि आप जो रिस्क्स हैं
जो हम जिसकी वजह से लीकेजेस होती हैं, जो टैक्स गैप्स हैं, उनको उड़ाने के लिए ये स्टेप्स लेने लगे हैं, इनको नोटिस भेजने लगे हैं। सो ये हमारा प्रोग्राम है आईएमएफ के सामने। अब आप कहते हैं कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं, हम ई इनवॉइसिंग और जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं वो लगाने जा रहे हैं। सो बताइए कि सिर्फ 25-30 हजार मुल्क में लगे हैं, लाखों लगने हैं, हम ये करने जा रहे हैं। अब आईएमएफ आपको क्या कहेगा कि नहीं आप ये सारे काम ना कीजिए डायरेक्ट टैक्सेशन के, आप जीएसटी बढ़ा दीजिए शुगर पे और आप जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर्स हैं उन्हीं पे रहिए, कतई तौर पे नहीं कहेगा। बिकॉज मेरा एजेंडा इतना बेहतर होगा आईएमएफ के एजेंडे से, क्योंकि मेरे एजेंडे में लोकल पॉलिसी मेकर्स का इनपुट भी होगा और मैं उनको हकीकतन बताऊंगा कि ये काम करना है। पाकिस्तान के लिए ये करना इतना जरूरी हो गया है कि विदाउट दिस गोइंग इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम इज नॉट समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी प्रॉस्परस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज फिर वो इस सिचुएशन शुरू हो जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, कीमतें बढ़ेंगी और लोग अनकंफर्टेबल होंगे। मेरे दोस्त खाकान साहब, आखिरी जी खाकान साहब, जी 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 कीजिए। एसओईज को बेचना ना ये बहुत मुश्किल काम है। चलें आप ये कर भी लें, पर थिंग्स आर मच बियॉन्ड दैट। असल बात यह कि एसओईज को बेच के तो आपकी फिर पैदावार कैसे बढ़ेगी, एफिशिएंसी कैसे आएगी, प्लान तो अब ये लिखते हैं। सो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। मैं बारहा कह चुका हूं कि यू नीड टू पुट अ टीम टुगेदर जो ये काम कर सके। अच्छा खाकान साहब, एक आखिरी चीज ये फरमा दीजिएगा, मेरे पास अब एक आध मिनट रह गया है। आईएमएफ कन्वीनियंस किसके साथ फील करेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कन्वीनियंट फील करेगी? कोई बैंकर टाइप हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई एडवाइजर्स जो है उनके साथ हों, जिस तरीके से जो है वो थर्ड पार्टी एडवाइजर होते हैं, या जो है वो जिस तरह से इकोनॉमिस्ट होते हैं? कौन सी चीज़ पाकिस्तान और आईएमएफ दोनों को सूट करती है? इन सब लोगों की जरूरत है। दैट्स द रियल आंसर। अगर मैं आपको कोई और आंसर दूं तो वो गलत होगा। हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए तो चाहे वो एक अच्छी इकोनॉमिक बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं। हमें बजटिंग एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि वो हमारे बजट का रिफॉर्म कर सकें। हमें एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की पेट्रोलियम, गैस और पावर का तंजीमें नौ कर सकें। हमें बैंकर्स चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग डोमेस्टिक में हमारे डेट की होने वाली है वो कर सकें। हमें एक्सटर्नल सेक्टर डेट एक्सपर्ट्स चाहिए, जिनको आप कहते हैं जो फर्म्स होती हैं, ताकि वो इस फ्रेमवर्क को दे सके। मैंने अभी एक पर्चा लिखा है पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट पे, और उस पर्चे को वेट कराया है मैंने बहुत से एक्सटर्नल हमारे जो दोस्त हैं पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। हमें ये सब लोग चाहिए। उसकी लीडरशिप तो पॉलिटिकल होगी। ये एक ट्राइंगल है। मैं सबसे ज्यादा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्राइंगल समझिए, ऊपर डेमोक्रेसी है ट्राइंगल के, लेफ्ट पे एक एस्टैब्लिशमेंट, और वो उसका मतलब है उसके अंडर दो चीजें हैं, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी और एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। अब आप कहेंगे कि फिर थर्ड जो क्या है ट्राइंगल का, वो आपकी वो टेक्नोक्रेसी है, जिस टीम ने हर जगह जाकर ये काम करना है जिसका आपने अभी बात की है। वो इस वक्त कंप्लीटली मिसिंग है। वो कौन कर रहा है? वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और एडीबी आपके लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, बैक दैट थिंकिंग। सर थैंक यू वेरी मच। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।